नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर दिन का आपको अपडेट दे रहे हैं। आज बात करेंगे कि जो 26 जुलाई 2023 को आपका पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फटाफट से सिर्फ ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कोई रिपीटिव क्वेश्चन है क्या, कोई नया क्वेश्चन तो ऐड नहीं हो गया, क्योंकि 10 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। हर दिन का अपडेट आपको दे रहे, साथ ही जो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हुए थे उससे पहले क्लासेज प्रोवाइड करवाई थी, तो लगभग पेपर वहीं से आ रहे हैं। और एक न्यूज़ और दे दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए, जो पूरी तरह से आपके आईटीआई परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित है। तो उन फ्री टेस्ट को अटेंड कीजिए और एग्ज़ाम से पहले जमकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा मिल सके, अनुभव का बेनिफिट मिल सके। एग्ज़ाम से पहले हमने 27 क्लासेज थ्योरी की और 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, यानी टोटल आपको 37 क्लासेज प्रोवाइड करवाई थी। लगभग पूरा पेपर उन्हीं में से आ रहा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आईटीआई एग्ज़ाम 2023, सीबीटी एग्ज़ाम 2023, दोनों प्लेलिस्ट में क्लासेज है, जा कर के देख लीजिए, पेपर वहीं से आ जाएगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि 26 जुलाई 2023 को आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए वो कहाँ से आए। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश से गिरिराज डांगी स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन आज हमें सेंड किए। बच्चे ने पीडीएफ बनाई, उसी ने सेंड किया, उसी पीडीएफ को मैं यूज कर रहा हूँ। कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जिस तरह से सामने उसने रखा उसी तरह से सामने हम आपके रख देते हैं। सवाल पूछा, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग करते हैं। रैपिड फायर की तरह चलेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटिव है और लगभग आपको हम ये सारे क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त इन पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई बच्चा पहली बार अगर जुड़ा है और हाँ सॉरी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो ज़रूर करना है। चाहे आप रेगुलर देख रहे हो, चाहे आज पहली बार जुड़े हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 70% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। तो पहली बार बच्चा कोई जुड़ा है तो वो 27 क्लासेस देखे, उनको वहाँ से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखो, तो इसको बोलते हैं एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। प्रकाश की तीव्रता गिरने पर ये ऑपरेटिव होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करें, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को किस तरह से कोड किया जाता है। दरअसल डायोड की कोडिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो हमें बताता है कि उसमें कौन सा अर्धचालक पदार्थ यूज हुआ, उपयोग किए गए सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ए बताता है कि वो जर्मेनियम का है और बी बताता है कि वो सिलिकॉन का है। ठीक है, सी बताता है गैलियम आर्सेनाइड को और डी बताता है गैलियम फास्फाइड को। यहाँ हमसे सवाल सिलिकॉन का पूछा गया, बी से जो स्टार्ट हो रहा है वो सिलिकॉन है। समझ रहे हैं? इतना फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे लगता है क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करवा दो जी, बी उत्तर करना है, बी वाई। अगर इसी में सवाल आपसे कोई जर्मेनियम के लिए पूछते तो वो ए से शुरू होता, जैसे AC 128 ट्रांजिस्टर का एक प्रकार होता है, उसका क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, ये भी सबसे मोस्ट रिपीटिव और मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है। हर दिन हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन आया था। सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता, दरअसल टूटने की क्षमता को इंग्लिश में रप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी इसका नाम होता है विदारण क्षमता। ये फ्यूज की भी होती है और सर्किट ब्रेकर की भी होती है, और रप्चरिंग कैपेसिटी हमेशा MVA में होती है। दरअसल विदारण क्षमता का मतलब होता है वह अधिकतम शक्ति जिसे एक सर्किट ब्रेकर दोषयुक्त स्थिति में सहन कर गया। उम्मीद करता हूँ आज भी समझ आ रहा है। वो 27 क्लासेज तो जिन बच्चों ने देखी है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि उनके माइंड में चीज़ें सेट हो गई और बहुत अच्छा पेपर करके आए। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, रिप्लाई करते हैं, वो बताते हैं कि बहुत अच्छा रहा। DC ड्राइव जो है उसमें BOP का पूरा नाम क्या है। देखो, BOP का पूरा नाम हर पेपर में लगभग देखने को मिला था। पूरा नाम होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ठीक है, इसमें क्या है कि इंडिकेशन वगैरह लगे रहते हैं। तो यहाँ से एक सवाल पूछा गया था, LCD या LED जो लगा है उसका उपयोग क्या है। तो ये पैरामीटर की निगरानी रखते हैं। एक और क्वेश्चन साथ में बताया मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, BOP का पूरा नाम तो कर ही देंगे सारे, बेसिक ऑपरेशनल पैनल बोलते हैं। ये रिपीटिव क्वेश्चन है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि बस हम जल्दी से है ना 8-10 मिनट में ये सारे क्वेश्चन फटाफट रिपीट कर लें बस। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ लेते हैं, तो वो रोलिंग मशीन आएगा। ठीक है ना, मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी ऐसा इलेक्ट्रिक ड्राइव जिसमें मोटरें एक से अधिक हो, रोलिंग मशीन आएगा इसमें। उसके बाद में है एडी करंट ड्राइव किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये नया है, अभी तक जितने पेपर हुए थे लगभग उनमें ये नहीं था, तो ये नया है। ये स्लिप कंट्रोलर कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एडी करंट ड्राइव प्रणाली से हम स्लिप को कंट्रोल करवाते हैं।
उसके बाद में देखो कह रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी सेल बैटरी तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए थे, ये सेकेंड ईयर में कैसे आ रहे हैं। ये आपका जो यूपीएस और इन्वर्टर वाला चैप्टर है ना, वहाँ से आ रहा है, क्योंकि यूपीएस में बैटरी लगती है। ये क्वेश्चन वहाँ से है, ठीक है। अधिक करना है, डिस्चार्ज होने के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। यस, एक ये आ रहा है, ये भी नया है, पहली बार आया है। सेल आंतरिक प्रतिरोध वाला भी पहली बार है, शिफ्टों में रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखो एमीटर इनपुट और आउटपुट दोनों में है, इसलिए हम इसे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बोलेंगे। डी उत्तर कर देना, ठीक है। और एक वो फेज शिफ्ट वाला आ रहा है, ओसिलेटर वाला, जो प्रीवियस क्लासेज में करवा चुका हूँ। देखो भाई सीधी सी बात है, चैनल से पहली बार जुड़े हो ना तो आपको वो सारी क्लासेज देखनी पड़ेगी। हाँ, पेपर आपका पास हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर वो सारी क्लासेज देख कर चले गए तो। आइए सवाल पर, लॉजिक गेट कौन सा है। देखो एक ट्रू टेबल देकर, एक सिंबल देकर लॉजिक गेट पूछता ही है। A+B जो होता है ना, ये नोर गेट का होता है, मैं आपको सारे बता देता हूँ। एंड गेट का होता है A×B, नोट गेट का होता है A की बार, और नेंड गेट का होता है A×B की बार, ठीक है। और नोट गेट का होता है, नोर गेट का A+B की बार। और A+B जो होता है ना, वो होता है OR गेट का। टोटल 5 गेट होते हैं, बार बार करवा चुका हूँ, हर क्लास में करवाया है। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता है कि हाँ हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो वापस आ गया, सिलिकॉन वाला है। B से स्टार्ट हो वो सिलिकॉन है, A से स्टार्ट हो वो जर्मेनियम है। यस, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, लगभग हर दिन, हर शिफ्ट, हर एग्ज़ाम में ये आया था, तो याद कर लेना। इसका C ऑप्शन सही होगा, 4.445 FT KPKD। मतलब आप तो इतना पढ़ लो, ये जिसमें भी लिखा हो वही करके आना है। 4.44 लिखा हुआ होना चाहिए, फ्लक्स लिखा हुआ होना चाहिए। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, T का मतलब है टर्न, KPKD का मतलब है पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि केवल इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था, बाकी सब थे। देखो तो ये ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन अभी नहीं है, ये ध्यान रखना। और कंफ्यूज करने के लिए वो तो देखो ऐसे जुड़े हुए ऑप्शन देगा ही ना पेपर वाला। तो अगला सवाल, अल्टरनेटर में हंटिंग का कारण क्या है। पहली बात तो है हंटिंग है क्या। रोटर दोलन करने लग जाता है, रोटर कंपन करने लग जाता है, पूरी गति पर नहीं चलता। और ऐसा कब होता है, जब उसके भार में लगातार परिवर्तन होता है। लोड अचानक कम हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है। तो लोड में वेरिएशन जब भी आता है तो एक अल्टरनेटर में हंटिंग होती है। यस, एक अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन वाला ये न्यूमेरिकल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक अल्टरनेटर से यदि लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट होती है। देखो हटा दिया जाता है, इसका मतलब जब लोड था तब इतना था, और जब लोड हटा लिया तब ये है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो 37.5% आएगा। कैलकुलेशन करके उत्तर तैयार रखो। कैसे करना है गुरुजी, आपको आंसर करना है 660 माइनस 480 बटे 480 इंटू 100, ठीक है। कई बार बच्चे 480 के बटे में 480 लिख के 1 कर देते हैं, 660 में से 1 हटा देते हैं। ऐसे नहीं है, पहले संख्या माइनस करनी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल रिपीट करेंगे। हाँ, ये भी रिपीट हुआ है, हर दिन लगभग हर एक शिफ्ट में आया था। 3 फेज रेक्टिफायर है वैसे तो, ध्यान रखना, बट 3 फेज रेक्टिफायर का ऑप्शन नहीं है तो हम कर देंगे कि ये SCR से जुड़ा हुआ रेक्टिफायर है। और SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसलिए डी उत्तर के साथ चले जाएंगे हम। अगला सवाल DC जनरेटर का है। X से चिन्हित इस भाग का नाम पूछ रहे हैं। पोल और पोल कोर की पूरी संरचना जो है आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये पोल शू है, फ्लक्स को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल फटाफट स्पीड से चलेंगे जी। ये क्वेश्चन भी बहुत पेपरों में आया, लगभग सारे रिपीट क्वेश्चन ही है, कोई नया नहीं है, 2-4 क्वेश्चन नए हैं। हाफ कॉइल वाइंडिंग किस में होती है, छत पंखे में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। सीलिंग फैन आपको यहाँ ऑप्शन करना होगा, सीलिंग फैन ऑप्शन के साथ ही हम जाएंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव में किस प्रकार की मोटर लेते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टेपर मोटर आएगी, ध्यान रखना। हार्ड डिस्क में किस प्रकार की मोटर काम में लेते हैं, अगर ये सवाल पूछे तो स्टेपर मोटर करना है, नाम से ही पता लग रहा है स्टेप में गति करती है। जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ जाओगे तो ये चीज़ें डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, अभी तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए जितना हो सकता है एक बार पढ़ लो। DC जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व ख़त्म क्यों हो सकता है, वैसे तो कई सारे लॉजिक है, लेकिन सिंपल भाषा में ये होता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो वोल्टेज बनती है
उसकी ध्रुवता ऐसी हो कि वो अवशिष्ट चुंबकत्व के जुड़ने वाला वोल्टेज पैदा कर सके। यदि घूमने की दिशा उल्टी है तो वो अवशिष्ट चुंबकत्व के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और जीरो हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि घूमने की दिशा उचित होनी चाहिए। यदि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदली हुई है, अवशिष्ट चुंबकत्व में जुड़ने वाली नहीं है, तो जनरेटर वोल्टेज बनाएगा, वोल्टेज फिर से जीरो हो जाएगी। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप होगा और वोल्टेज जीरो हो जाएगी। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? BLV sin थीटा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ को गतिज ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम में लेते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करते हैं। सदैव AC पैदा करते हैं। बाहर DC लेने के लिए हम कम्यूटेटर लगाते हैं। कितने क्वेश्चन बता दिए। ये पूछ रहा है जनरेटर कौन सा है। देखो आर्मेचर अलग है और फील्ड वाइंडिंग अलग है, इसलिए इसे हम सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, यानी ऐसा जनरेटर है जो अलग से उत्तेजित किया जा रहा है। ये वाइंडिंग का एक प्रकार। जॉइंट से देखना है, होल कॉइल और हाफ कॉइल कनेक्शन के आधार पर वाइंडिंग दो तरह की होती है। देखो ये पहला सिरा है, ये इसका अंतिम सिरा है जो अगले के पहले से जुड़ रहा है, यानी फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट अगर जुड़ता है तो हम इसे होल कॉइल वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। बी उत्तर कर देना। ठीक है, उसके बाद में देखो वाइंडिंग में पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि इस वाइंडिंग का नाम क्या है। ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो ये आपका डी ऑप्शन है। हीरे आकार की मेष कुंडली है। ठीक है, बस प्रिय विद्यार्थियों इतने ही थे। ये 26 जुलाई 2023 जो आपका पेपर हुआ ये वाला है। ठीक, वीडियो को हो सके तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री वाला टेस्ट अटेंड करो और पेपर देकर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद।